कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या के बारे में हम सभी जानते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्या भ्रूण हत्या के अर्थ के बारे में। कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ। अब जो ये हमारा भारत देश है उसमें जो पुत्र जन्म है उसको सदैव ही महत्व दिया जाता रहा है, और जो कन्या है उसे जन्म के बाद मार दिया जाता था। जो राजपूत जो काल था उसमें जब भी किसी परिवार में जब कन्या जन्म लेती थी तो जन्म के बाद उसे मार दिया जाता था। और आज अपने बात करते हैं कि आज जो मेडिकल साइंस है उसने बहुत तरक्की कर ली है। तो इस मेडिकल साइंस जो है उसने इतनी तरक्की कर ली है, इसके कारण ही जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, चाहे बच्चा पल रहा है तो उसका लिंग पता करवाया जा सकता है। और जो माता पिता जो पुत्र की चाहत रखते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो मतलब गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका लिंग पता करवाते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद अगर वो कन्या होती है तो उसकी वो मृत्यु करवा देते हैं या फिर उसकी जो हत्या है वो करवा देते हैं। तो कहते हैं कि इस तरह की जो सिचुएशन है, जो हमारे समाज में जो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है, उसके कारण जो सरकार है वो बहुत चिंतित है, क्योंकि जो महिलाओं की जो संख्या है वो लगातार ही घटती जा रही है। अब जो वर्तमान समय है उसमें जो स्त्री पुरुष के मध्य जो लिंगानुपात है वो लगातार ही कम होता जा रहा है। इसका जो मेन रीज़न है वो है कन्या भ्रूण हत्या। तो अब ये जो कहते हैं कि जो मेडिकल जो साइंस है उसने आज इतनी तरक्की कर ली है, तो आज जो मेडिकल साइंस है वो जीवन रक्षक के साथ साथ जीवन भक्षक भी बन गई है। और जो डॉक्टर्स हैं वो थोड़े से धन के लालच के कारण ही जो भ्रूण में जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका लिंग पता करवा देते हैं, और अगर वो कन्या होती है तो उसका गर्भपात भी वो करवा देते हैं। तो अब रामधारी दिनकर जी हैं, उन्होंने एक बात कही है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बात बोली है, वो कहते हैं कि सावधान मनुष्य विज्ञान है, तलवार काट लेगा अंग तेरा, तू शिशु अभी अज्ञान है। सावधान मनुष्य विज्ञान है, तलवार काट लेगा अंग तेरा, तू शिशु अभी ज्ञान है। कहते हैं जो ये कविता है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है वो कन्या भ्रूण हत्या पर खरी उतरती है। तो ये तो बात हुई कन्या भ्रूण हत्या के अर्थ के बारे में। आगे हम बात करते हैं कन्या भ्रूण हत्या के कारणों के बारे में। कन्या भ्रूण हत्या के कारण जो इसमें जो फर्स्ट कारण है वो है पुत्र के प्रति सकारात्मक सोच। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत पुत्र के प्रति सकारात्मक सोच। अब इसमें कहते हैं कि जो हमारा ये समाज है वो पुत्र के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, कि जैसे जो पुत्र है उसके बारे में ये बात बोली जाती है कि जो पुत्र है वो वंश को आगे बढ़ाएगा, माता पिता का सहारा बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो कहते हैं इस प्रकार की जो धारणाएं हमारे समाज में बनी हुई हैं, तो उसके कारण भी जो कन्या भ्रूण हत्या उसे बल मिलता है कि जैसे जो पिंडदान का कार्य है या फिर जो श्राद्ध संबंधी कार्य है वो भी पुत्र के हाथ से करवाया जाता है। जो अर्थी को जो अग्नि दी जाती है उसका कार्य भी जो है पुत्र के द्वारा ही करवाया जाता है। तो कहते हैं कि इस कारण भी जो अभिभावक हैं वो पुत्री की चाहत नहीं रखते हैं, वो पुत्र की चाहत ही रखते हैं। कहते हैं कि जो हमारा ये जो समाज है, अगर किसी अभिभावक या किसी माता पिता की अगर 2 लड़कियां हो जाती हैं तो भी उसको एक दयनीय दृष्टि से देखता है।
प्रत्येक जो माता पिता है वो सोचता है कि हमारे परिवार में एक बालक तो अवश्य ही होना चाहिए। तो ये तो हो गया जो हमारा ये समाज है वो पुत्र के प्रति एक सकारात्मक सोच रखता है, जिसके कारण जो हमारे समाज में जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। आगे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, पुत्रियों के प्रति नकारात्मक सोच। सेकंड पॉइंट है पुत्रियों के प्रति नकारात्मक सोच। अब कहते हैं कि जो हमारा ये समाज है उसमें जो लड़कियां हैं या पुत्रियां उनके प्रति नकारात्मक सोच रखी जाती है कि जैसे जो लड़कियां हैं उनको पराया धन समझा जाता है। कहते हैं कि अगर उनके ऊपर जो कोई भी शिक्षा संबंधी कोई भी व्यय किया जा रहा है तो वो धन का अपव्यय माना जाता है। तो जो लड़कियां हैं कल को वो पराए घर चली जाएंगी, अगर जो माता पिता उसे पढ़ा रहे हैं तो वो उनके काम तो नहीं आएगा, कल को जो दूसरे घर जाएंगी उसके काम ही आएगा। तो वो भी कहते हैं कि जो हमारे समाज में जो कन्या भ्रूण हत्या है वो देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारा ये समाज है वो पुत्रियों के प्रति नकारात्मक सोच रखता है। तो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए जो कन्या भ्रूण हत्या का जो रीज़न है उसको इसमें कहा जाता है कि जो पुत्रियों के प्रति जो हमारा ये समाज है वो पुत्रियों के प्रति नकारात्मक सोच रखता है। तो ये तो हो गया सेकेंड पॉइंट। आगे थर्ड पॉइंट है दहेज प्रथा। थर्ड पॉइंट है दहेज प्रथा। अब कहते हैं कि जो कन्या भ्रूण हत्या के जो कारण है उसमें जो दहेज प्रथा है वो भी महत्वपूर्ण कारण है। कि जैसे जो माता पिता हैं उन्हें होता है कि जब कल को जब लड़की का विवाह किया जाएगा तो दहेज देना पड़ेगा, तो बहुत मोटा दहेज देना पड़ेगा। और आज के टाइम में जो हमारा ये समाज है उसमें जिस व्यक्ति को अधिक मात्रा में दहेज मिलता है उसकी ही मान प्रतिष्ठा मानी जाती है, कि वो माना जाता है कि वह व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित है। तो जो माता पिता हैं, जो बालिकाओं के जो माता पिता हैं, वो उन्हें लगता है कि दहेज के नाम पर हमें बहुत सारा धन दूसरे को देना पड़ेगा, तो करके वो कहते हैं। तो इसी कारण भी जो कन्या भ्रूण हत्या की जो स्थिति है वो हमारे समाज में देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। आगे जो फोर्थ पॉइंट है वो है समाज की संकीर्ण सोच। फोर्थ पॉइंट है समाज की संकीर्ण सोच। अब कहते हैं कि जो हमारा ये समाज है उसकी जो सोच है वो बहुत ही संकीर्ण है, जो व्यापक सोच है वो नहीं है। कि जैसे जो लड़का है उसके बारे में तो वही चीज़ बोला जाता है कि जो वंश को आगे बढ़ाता है, बुढ़ापे का सहारा बनता है। हालांकि वो जो लड़का है आने वाले टाइम में अपने माता पिता को पूछे तक ना, फिर भी जो प्रधानता है वो हमेशा पुरुष वर्ग को ही दी जाती है, पुत्र को ही दी जाती है। क्योंकि कहते हैं कि जो पुत्र है वो सारे कार्य करेगा, पिंडदान का कार्य वही करेगा, जो अर्थी को अग्नि देने का कार्य वही करता है। तो कहते हैं कि जो समाज है, हमारे समाज की जो सोच है वही संकीर्ण है, इसके कारण भी जो कन्या भ्रूण हत्या से बल मिलता है। तो ये तो होगा फोर्थ पॉइंट। आगे जो फिफ्थ पॉइंट है वो है लैंगिक विभेद। फिफ्थ पॉइंट है लैंगिक विभेद। अब कहते हैं कि जो लैंगिक विभेद है वो हमारे समाज में प्राचीन काल से वर्तमान समय तक देखा जाता रहा है। कि जैसे जो अगर किसी का कहते हैं कि अगर पुरुष जब स्त्री से विवाह करता है तो जब वो उसे अपने घर लेके आता है तो अच्छा समझा जाता है। अगर यही चीज़ उल्टी होती है कि जो पति है उसे अपनी पत्नी के घर पर रहने के लिए अगर वो जाता है तो उसे बुरा समझा जाता है। इसी तरह ये बात बोली जाती है कि जैसे कोई डिवोर्सी है तो अगर डिवोर्सी महिला है तो उसके लिए अगर वो विवाह करना चाह रही है तो हमारा ये समाज है वो ये सोचता है कि इससे तो जो परिवार है उसकी जो मान मर्यादा है या जो प्रतिष्ठा है वो समाप्त हो जाएगी, धूमित हो जाएगी। और यही अगर पुरुषों के बारे में अगर जो डिवोर्सी है, अगर वो पुरुष है, अगर वो किसी स्त्री के साथ विवाह करता है तो उसे अच्छा माना जाता है। तो कहते हैं कि जो लैंगिक विभेद की जो स्थिति है, जो हमारे समाज में लैंगिक विभेद अर्थात लिंग के आधार पर जो विभेद देखने को मिलता है, उसके कारण भी जो कन्या भ्रूण हत्या की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया फिफ्थ पॉइंट। आगे जो सिक्स पॉइंट है वो है नारी जागरूकता का अभाव। सिक्स पॉइंट है नारी जागरूकता का अभाव। अब कहते हैं कि जो हमारा ये समाज है उसमें नारी जागरूकता का अभाव पाया जाता है।
कि जैसे जो नारियां हैं उन पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक व धार्मिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो जो नारियां हैं या स्त्रियां, उसको हमेशा ये कहा जाता है कि उसे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अगर उसका भाई है तो उसे अपने भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए, या फिर जो उसका पति है उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा ये समाज है वो पुरुष प्रधान है, तो करके कहते हैं कि जो नारी जागरूकता का जो अभाव है उसके कारण भी जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको बल मिलता है। कन्या भ्रूण हत्या की जो स्थिति है वो हमें हमारे समाज में देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया 6 पॉइंट। आगे जो 7 पॉइंट है वो है नारी सशक्तिकरण का अभाव। नारी सशक्तिकरण का अभाव। अब कहते हैं कि जो हमारा ये समाज है उसमें नारी सशक्तिकरण का अभाव पाया जाता है, कि जो नारियां हैं उन्हें अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जब उन्हें अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान नहीं होता तो अपने वो गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं उसकी सुरक्षा जो है वो नहीं कर पाती। तो अगर कहते हैं कि जो हमारा ये समाज है उसमें नारी जागरूकता का अभाव पाया जाता है, इसी कारण भी जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको बल मिलता है। ये तो हो गया 7 पॉइंट। आगे जो 8 पॉइंट है वो है सरकार की उदासीनता। 8 पॉइंट है सरकार की उदासीनता। अब इसमें कहते हैं कि जब भी कोई ऐसा केस कन्या भ्रूण हत्या संबंधी कोई भी केस देखने को मिलता है तो उसके जो लोग ये कार्य कर रहे हैं तो उसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। क्योंकि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो जो भी लोग ये कार्य कर रहे हैं तो वो उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो राजनीति में होते हैं, तो वो अपने कॉन्टैक्ट्स के कारण भी अगर उन पर कोई केस भी चलता है तो वो उससे छूट जाते हैं या धन का लालच दे दिया जाता है। तो भी कहते हैं कि जो सरकार की जो उदासीनता है, कि जैसे अपन देखते हैं कि जो प्राइवेट क्लिनिक है उसमें जो कन्या भ्रूण हत्या का कार्य है वो निरंतर चलता रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो कहते हैं जो सरकारी उदासीनता इसके प्रति पाई जाती है, तो जो कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई जो है वो नहीं होती है। इसके कारण भी जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको बल मिलता है। तो ये तो हो गया 8 पॉइंट। आगे जो 9 पॉइंट है वो है कानून के क्रियान्वयन का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट है कानून के क्रियान्वयन का अभाव। अब जो हमारा ये समाज है उसमें जो कन्या भ्रूण हत्या संबंधी कई कानून बना दिए गए हैं, परंतु उनका सफलतापूर्वक जो क्रियान्वयन है वो नहीं किया जाता। कि जो आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति है जो कन्या भ्रूण हत्या कर रहा है उसको किसी भी प्रकार का जो डर है वो नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसा है, अगर मेरे खिलाफ कुछ ऐसा कोई केस भी बन गया तो मैं भी इससे छूट जाऊंगा। तो कहते हैं कि जो हमारा ये समाज है उसमें जो कानून बनाए गए हैं कन्या भ्रूण हत्या संबंधी जो भी कानून बनाए हैं उनका जो क्रियान्वयन है वो नहीं हो पाता है। अगर कहते हैं कि कोई केस अगर वो कोर्ट तक पहुंच भी जाता है तो जो कोर्ट है वो हमेशा ही सबूत मांगता है, साक्ष्य मांगता है, और कहते हैं अगर जब ऐसा कोई केस हो रहा होता है तो जो सबूत है वो पहले से ही मिटा दिए जाते हैं। तो कहते हैं कि जो कानून के क्रियान्वयन के अभाव के कारण भी जो कन्या भ्रूण हत्या है वो हमारे समाज में हो रही है। तो ये तो हो गया 9 पॉइंट। आगे जो 10 पॉइंट है वो है धन के प्रति लालच। 10 पॉइंट है धन के प्रति लालच। अब कहते हैं कि जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है उसका जो मेन रीज़न है वो है धन के प्रति लालच। कि जैसे जो डॉक्टर्स लोग हैं वो थोड़े से धन के लिए ही जो कन्या भ्रूण हत्या का कार्य करते हैं। और कहते हैं कि जो आज हमारे जो समाज है उसमें प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो कहता है कि हमें पैसा कमाना है, चाहे उसके लिए कोई भी गलत तरीका उसे अपनाना पड़े। तो कहते हैं जो डॉक्टर्स लोग हैं वो हमेशा वो धन का लालच होता है उनमें, और वो धन के लालच के कारण भी जो कन्या भ्रूण हत्या है या कन्या भ्रूण हत्या का जो कार्य है वो कर रहे हैं। तो ये तो हो गया 10 पॉइंट। आगे जो 11 पॉइंट है वो है नैतिकता का अभाव। 11 पॉइंट है नैतिकता का अभाव। अब कहते हैं कि जो हमारा ये समाज है उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य कर रहा है, और कहते हैं कि जिन
परिवारों में नैतिकता का अभाव, पूर्णतः उसका अभाव हो चुका है, वो कन्या भ्रूण हत्या जैसे कार्य कर रहा है। और जो आज भी कहते हैं समाज में कई ऐसे परिवार हैं जो नैतिकता से परिपूर्ण है, नैतिकता से संपन्न है, उसमें जो कन्या भ्रूण हत्या की जो स्थिति है वो देखने को नहीं मिलती। तो कहते हैं कि नैतिकता का अभाव हो गया है हमारे समाज में, इसलिए जो कन्या भ्रूण हत्या है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो गया 11th पॉइंट। आगे जो 12th पॉइंट है वो है मानवता का अभाव। 12th पॉइंट है मानवता का अभाव। अब कहते हैं मानवता के अभाव के कारण भी जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको बल मिलता है कि आज के टाइम में जो लोग हैं वो पाप पुण्य धर्म अधर्म से संबंधित कोई भी जो विचारधारा है वो नहीं रखते। अगर वो पाप पुण्य संबंधी कोई विचारधारा रखते हैं तो वो कन्या भ्रूण हत्या जैसा जो कार्य है वो नहीं करते और इसका विरोध करते हैं। तो कहते हैं कि जो हमारी जो मानवता है, मानवता के अभाव के कारण भी जो कन्या भ्रूण हत्या की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिल रही है। हमारे समाज में जो कन्या भ्रूण हत्या है वो जो कार्य है उसका जो कार्य है वो निरंतर चल रहा है। तो ये तो हो गए कन्या भ्रूण हत्या के कारणों के बारे में चर्चा। अब हम बात करते हैं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उपायों के बारे में। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उपायों के बारे में किस प्रकार से जो कन्या भ्रूण हत्या उसको रोका जा सकता है। कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए जो हमारा ये समाज है और जो सरकार है उन दोनों को मिलकर कार्य करने चाहिए और एक ऐसे आदर्शवादी समाज की स्थापना की जाए जिसमें जो कन्या भ्रूण हत्या है वो ना हो। कन्या भ्रूण हत्या को जो उपाय हैं वो निम्नलिखित हैं। जो पहला उपाय है वो है बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच। जो पहला पॉइंट है वो है बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच। अब जो हमारा ये समाज है उसमें बालिकाओं के प्रति विभिन्न प्रकार की नकारात्मक सोच रखी जाती है कि जैसे कि जो लड़कियां हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये पराया धन है और इनकी जो शिक्षा संबंधी जो भी व्यय है वो नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की जो सोच है वो हमारे समाज में है। तो कहते हैं कि इस कारण भी जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको बढ़ावा मिलता है। तो आज का टाइम जो है उसमें ज़रूरत है कि जो लड़कियां हैं या जो बालिकाएं हैं उनके प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित की जाए। जो अभिभावक हैं वो लड़के और लड़की में किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है ना करें, ना उनके खान पान में, ना उनके रहन सहन में, ना उनके पहनावे में। जब हमारे समाज में जो बालिकाएं हैं उनके प्रति सकारात्मक सोच विकसित की जाएगी तो कोई भी जो अभिभावक है वो कन्या भ्रूण हत्या जैसा जो कार्य है वो नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित कर दी जाए जिससे जो कन्या भ्रूण हत्या उसको रोका जा सकता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है वो है शिक्षा का प्रचार प्रसार। शिक्षा का प्रचार प्रसार। अब इसमें कहते हैं कि जो हमारा ये समाज है उसमें शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए क्योंकि जो शिक्षित समाज है उसमें लड़के और लड़की में किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है या विभेद है वो नहीं किया जाता। दोनों को एक समान समझा जाता है। और जो अशिक्षित समाज है उसमें विभेद है वो किया जाता है कि जैसे कि उनके खान पान में, रहन सहन में, पहनावे में विभिन्न प्रकार का जो विभेद है वो किया जाता है अशिक्षित समाज में। परंतु जो शिक्षित समाज है उसमें किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाता। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए जिससे जो शिक्षित समाज होगा उसमें कन्या भ्रूण हत्या संबंधी जो भी कार्य है वो देखने को नहीं मिलता क्योंकि जो शिक्षित समाज है वो लड़के और लड़की में किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं करता है। तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। आगे जो थर्ड पॉइंट है वो है ये दहेज प्रथा। थर्ड पॉइंट है दहेज प्रथा। अब इसमें कहते हैं कि जो दहेज प्रथा है उसके कारण भी जो भारतीय समाज है उसमें कन्या भ्रूण हत्या की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है क्योंकि दहेज के कारण जो अभिभावक है वो
गर्भ में ही जो कन्या है उसकी हत्या करवा देते हैं। तो कहते हैं कि जो दहेज प्रथा है उसको आज दूर किया जाना चाहिए, कि जो आज ज़रूरत है कि हम सभी मिलकर जो दहेज प्रथा है उसका सामाजिक स्तर पर उसका बहिष्कार करें, ताकि जो हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या है वो ना हो। तो दहेज प्रथा के कारण भी कन्या भ्रूण हत्या होती है, तो दहेज प्रथा का जब बहिष्कार किया जाएगा तो जो कन्या भ्रूण हत्या है वो नहीं होगी। तो ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। आगे जो फोर्थ पॉइंट है वो है कानूनों का सफल क्रियान्वयन। कानूनों का सफल क्रियान्वयन। अब इसमें कहते हैं कि जो कन्या भ्रूण हत्या है उसके संबंधी जो भी कानून बने गए हैं उसका कठोरता से उसका पालन किया जाए, क्योंकि अगर जब उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाएगा तो कन्या भ्रूण हत्या उसको रोका जा सकता है। कि जो भी अभिभावक हैं या जो भी जो डॉक्टर्स हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या संबंधी जो भी कार्य कर रहे हैं, तो इसके कारण जो कार्य करते हैं तो उनको साथ कठोरता से उनके साथ बिहेव किया जाना चाहिए। उन्हें कहा जाना चाहिए कि जो कानून इस संबंधी कानून बनाए गए हैं, अगर वो कानून का पालन नहीं करेंगे तो उसे दंड दिया जाएगा। तो कहते हैं कि जो कानूनों का जो कानून बनाए गए हैं, जो कन्या भ्रूण हत्या संबंधी जो भी कानून बनाए गए हैं उसका कठोरता से पालन किया जाए, उसका क्रियान्वयन किया जाए, जिससे जो हमारा ये समाज है उसमें जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको रोका जा सकता है। ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट। आगे जो फिफ्थ पॉइंट है वो है संकीर्ण सोच को व्यापक बनाना। आगे जो पॉइंट है नेक्स्ट फिफ्थ, संकीर्ण सोच को व्यापक बनाना। अब कहते हैं कि जो हमारा ये समाज है उसमें जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनके प्रति जो सोच है वो संकीर्ण सोच है, छोटी सोच है। सिर्फ लड़कियों के लिए जब लड़की पैदा होती है तो सबसे पहले तो घर में जो मातम का माहौल छा जाता है। उसके बाद ये जो लड़कियां उसके लिए ये देखा जाता है कि कल को इसके विवाह करना पड़ेगा, इसके लिए दहेज देना पड़ेगा या फिर इसके लिए वर ढूंढना पड़ेगा। इस प्रकार की जो सोच है वो हमारे समाज में देखने को, लड़कियों के बारे में देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि जो ये संकीर्ण सोच है उसको आज व्यापक बनाने की ज़रूरत है, कि ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़की पैदा होगी तो इसके लिए कल को इसके लिए मतलब जैसे दहेज देना पड़ेगा। तो मतलब ये सोचना चाहिए कि जो आज के टाइम में जो लड़कियां हैं वो आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, भी वो हर तरह से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, हर तरह से जो कार्य है वो कर सकती हैं। तो जो ये सोच है उस सोच को हमारे समाज में आज लाने की आवश्यकता है। जब हमारे समाज में कि जो लड़कियों के लिए जो भी संकीर्ण सोच है अगर जब उसको व्यापक बनाया जाएगा तो जो कन्या भ्रूण हत्या संबंधी जो भी पाप हमारे समाज में हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो इस प्रकार जो हमारा ये समाज है उसमें जो सोच है अगर उसको बड़ा कर दिया जाएगा तो जो कन्या भ्रूण हत्या है वो नहीं होगी। ठीक है, ये तो हो गया फिफ्थ पॉइंट। आगे जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है धन के प्रति जो लालच है उसको नियंत्रित किया जाए। धन के प्रति लालच को नियंत्रित करना। अब इसमें कहते हैं कि जो हमारे समाज में आज हम देखते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसे धन का लालच है, और जो डॉक्टर्स हैं वो तो विशेष करके वो ये सोचते हैं कि हमें तो पैसा कमाना है, चाहे वो किसी भी तरीके से कमाया जाए। तो कहते हैं कि जो धन के प्रति जो लालच आज के टाइम में हम देख रहे हैं उसके कारण भी जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको बढ़ावा मिलता है। तो कहते हैं कि जो ये धन के प्रति जो भी लालच है उसको दूर किया जाना चाहिए या उस पर नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको रोका जा सकता है। ये हो गया सिक्स पॉइंट। आगे जो सेवंथ पॉइंट है वो है भौतिकता का प्रभाव। सेवंथ पॉइंट है भौतिकता का प्रभाव। अब इसमें कहते हैं कि जो आज का टाइम जो है उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है, वो अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। वो तो कहते हैं कि जो भौतिकता है उसके प्रभाव के कारण भी जो हमारा ये समाज है उसमें कन्या भ्रूण हत्या जो जैसा पाप जो है वो देखने को मिलता है। तो इसमें कहते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो सुख सुविधा चाहता है और सुख सुविधा के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो आज के टाइम में जो डॉक्टर्स लोग हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमें तो अपना जो जीवन है या लाइफ स्टाइल है वो अच्छा बनाना है, इसके लिए वो कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जो
भौतिकता का जो प्रभाव है उसको हमारे समाज में आज कम किया जाना चाहिए, जिससे जो भौतिकता का प्रभाव कम होगा तो जो कन्या भ्रूण हत्या है वो नहीं होगी। ये तो हो गया 7th पॉइंट। आगे जो 8th पॉइंट है वो है नारी में जागरूकता उत्पन्न करना। 8th पॉइंट है नारी में जागरूकता उत्पन्न करना। अब कहते हैं कि कई जो लेडीज़ होती हैं या नारियां होती हैं उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है, तो करके भी वो जो कन्या भ्रूण हत्या है उसके लिए तैयार हो जाती हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो नारी है उसको आज जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब नारी जागरूक होगी तो वो कन्या भ्रूण हत्या संबंधी जो भी कार्य है वो नहीं होने देगी। कि जैसे कि जो अब जैसे देखते हैं कि जो लेडीज़ हैं जो आत्मनिर्भर होती हैं, कि उन्हें किसी की जो अगर आत्मनिर्भर होंगी वो, तो वो अगर उसके साथ किसी भी तरह का गलत बिहेव किया जा रहा होगा तो उसका वो विरोध करेंगी, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो आत्मनिर्भर हैं। इसलिए भी जो आत्मनिर्भर अगर बनेंगी, नारियों में जागरूकता होगी तो कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सकता है। तो ये तो हो गया 8th पॉइंट। आगे जो 9th पॉइंट है वो है समाज की जो रूढ़िवादी सोच है उसमें परिवर्तन करना। अब जो 9th पॉइंट है वो है जो रूढ़िवादी जो सोच है, रूढ़िवादी सोच में परिवर्तन। अब जो रूढ़िवादी सोच है उसके कारण भी जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको बढ़ावा मिलता है। कि जैसे कि अपने सोच देखा जाता है कि जो घर में जब तक कहते हैं कि घर में लड़का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़का होगा तो वो इसको आगे चलाएगा। कि अगर चिता संबंधी जो भी कार्य करने हैं वो लड़के के हाथ से कराया जाता है, जो पिंडदान है वो भी लड़के के हाथ से ही कराया जाता है। तो कहते हैं कि इस कारण भी कि जो रूढ़िवादी सोच है उसके कारण भी जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको बढ़ावा मिलता है। तो इस सोच में हमें आज परिवर्तन करना होगा। हमें सोचना, जो रूढ़िवादी सोच है जो पीछे से चली आ रही है सोच, उसमें परिवर्तन करना होगा। अगर परिवर्तन, जो रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं या मान्यताएं हैं, अगर उसमें परिवर्तन होगा तो जो कन्या भ्रूण हत्या संबंधी जो भी कार्य हो रहे हैं हमारे समाज में वो नहीं होंगे। तो ये तो हो गया 9th पॉइंट। आगे जो 10th पॉइंट है वो है धार्मिकता व्यापकता का समावेश। धार्मिकता व्यापकता का समावेश। अब कहते हैं कि जो हमारा ये धर्म है वो तो हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी जो जीव है उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। तो करके बोला जाता है कि जो हमारा ये समाज है आज उसमें धर्म का अभाव हो गया है, लोगों में नैतिकता का जो गुण है उसका अभाव हो गया है, इसीलिए जो कन्या भ्रूण हत्या संबंधी जो कार्य है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि आज का टाइम है तो ज़रूरत है कि प्रत्येक व्यक्ति में धार्मिक गुणों का समावेश किया जाए, उसे अपनी नैतिकता याद कराई जाए, और इस प्रकार का समावेश करके व्यापकता और धार्मिकता या जो भी मानवीय गुण है या नैतिकता है उसका समावेश आज लोगों के मन में किया जाना चाहिए, जिससे जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको रोका जा सकता है। हम कहते हैं कि इन उपायों को कर हम कन्या भ्रूण हत्या है उसे रोक सकते हैं। कहते हैं कि जो हमारा ये भारत देश है उसके लिए कहा जाता है कि इसमें तो जो भारत देश है उसमें जो नारियां हैं उनको पूजा जाता है। तो हमारे देश में जब ये कार्य हो रहा है तो कहते हैं कि ये बहुत ही खेद का विषय है, क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें तो जो नारियां हैं, जो भारत देश है हमारा, उसमें तो नारियों को पूजा जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा ये समाज है उसमें जो कन्या भ्रूण हत्या संबंधी जो कार्य है वो नहीं होने चाहिए। इन उपायों को हम करके जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको रोक सकते हैं। तो ये तो आज की क्लास में जो ये आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने कन्या भ्रूण हत्या के अर्थ के बारे में पढ़ा और उसके कारणों के बारे में पढ़ा और उसके कैसे उसको रोका जा सकता है, जो रोकने के उपाय हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। ठीक है, तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुके हैं। अब जैसा कि आपको कहा गया था कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे तो 1 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो जो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो,
वो आपको बता दिया जाएगा और उससे संबंधित जो भी टाइम टेबल है वो भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जो आपको प्रथम चरण था हमारा, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, इन दोनों में जो जो टॉपिक आपको करवाए गए हैं वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको सभी जो टॉपिक्स करवाए गए हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ, एक बार दोबारा बता देती हूँ कौन कौन से आएंगे। जब अपनी पहली हमारी क्लास थी उसमें हमने जेंडर के बारे में बात की थी। तो जेंडर के बारे में हमने उसके अर्थ के बारे में, अवधारणा के बारे में, परिभाषाएं, जेंडर का समाजीकरण, समाजीकरण की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत तो हमने ये वाले टॉपिक्स करे थे। उसके बाद हमने करा था पितृसत्ता के बारे में। पितृसत्ता, पितृसत्ता में हमने इसके सकारात्मक पक्षों के बारे में, नकारात्मक पक्षों के बारे में और आदर्श रूप के बारे में चर्चा की थी। सकारात्मक पक्ष के बारे में, नकारात्मक पक्ष और जो पितृसत्ता का आदर्श रूप था उसके बारे में, आदर्श रूप। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा पुरुषत्व, पुरुषत्व। इसमें हमने इसकी परिभाषा और सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के बारे में चर्चा की थी। परिभाषा, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था नारीवाद, जिसमें हमने इसकी परिभाषा, विशेषताएं, परिभाषाएं, विशेषताएं और विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा की थी। विभिन्न रूप। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी लिंग और लैंगिकता के बारे में। लिंग और लैंगिकता, और ये बात मैंने आपको बोली थी कि जो जेंडर की अवधारणा है उसके अंतर्गत लिंग और लैंगिकता, पितृसत्ता, पुरुषत्व और नारीवाद, ये सारे टॉपिक जो हैं वो जेंडर की अवधारणा के अंतर्गत आने थे। फिर जब हमारा द्वितीय चरण शुरू हुआ था तब हमने लिंगीय विभेद वाला टॉपिक किया था। इसके अंतर्गत हमने इसके कारणों के बारे में और इसके समाप्ति के उपायों के बारे में चर्चा की थी। कारण और समाप्ति के उपाय। उसके बाद हमने किया था रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता के अंतर्गत हमने एक तो इसकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी, इसकी अवधारणा के बारे में चर्चा की थी और जो रूढ़िवादिता जो विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा की थी।
परिभाषा की इसकी विशेषताएं थी, जो रूढ़िवादिता वाला जो टॉपिक है वो हमने पूरा तैयार किया था, वो वाला टॉपिक। उसके बाद हमने की थी बात कन्या भ्रूण हत्या के बारे में, जिसमें इसके कारण और रोकने के उपायों के बारे में चर्चा की। जो आज की क्लासेस में हमने ये चीज़ की थी। तो जो ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको यहाँ से समझाए हैं, लिखाए हैं बोर्ड, लिखे हैं बोर्ड पे, वो सभी के सभी टॉपिक्स जो हैं वो आपके पेपर में आएंगे। अब आपके जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम तो आपके हुए नहीं हैं, तो जो आपका एग्ज़ाम ये होगा 1 नवंबर को, जो भी आपका 1 नवंबर को एग्ज़ाम होगा, और पहला जो एग्ज़ाम है वो आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का ही है। तो ये जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें जो भी आपको जो क्वेश्चन बनाया, मतलब जैसे जो पेपर तैयार किया जाएगा वो वैसे ही तैयार किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आता है। कि अगर आपके फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम होते तो आपको आइडिया हो जाता है किस हिसाब से आ रहे हैं क्वेश्चन, किस हिसाब से आते हैं, और अब आपको जो ये पेपर लिया जाएगा उसमें आपको आइडिया हो जाएगा भी किस हिसाब से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसके जो ये टॉपिक्स आपको बताए गए हैं इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, और जो भी आपके मार्क्स आएंगे, जो भी सब्जेक्ट में जो 5-6 सब्जेक्ट में जो आपके मार्क्स आएंगे वो डिस्प्ले किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी और को पता ही नहीं लगेगा कि आपने मतलब कितने आपके मार्क्स आए हैं। तो करके जो तैयारी है वो अच्छे से की जाए, क्योंकि सभी को पता लगेगा कि आपके मतलब आपने कितनी तैयारी की और कितने आपके मार्क्स आए हैं। तो अच्छे से तैयारी करें। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।